हमारे नेता जिस सदन के बारीकी से अपने सारे विचार हमारे सामने रखे हैं। कोई अच्छी बात बोले, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे एलओपी बोल रहा है, क्या हो रहा है सर? एलओपी बोल रहा है, क्या हो रहा है? सर, वकालत तो अच्छी करे, लेकिन उनका केस इतना खराब है, वो कितना भी वकालत अच्छा करे तो उनको केस आप जीतने वाले नहीं हैं। क्योंकि देश की हालत आपने इतना खराब कर दिए है, इसको कोई दुरुस्त करता नहीं है। अब हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। सर, सभापति जी, आपका आभार। 6062 शब्दों का विस्तृत भाषण इस सरकार ने तैयार करवाया है, पर कई अहम सवालों पर अभिभाषण मौन है। मैं सदन में सिर्फ 5 जरूरी मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, संसदीय लोकतंत्र पर हमला, अर्थव्यवस्था और किसानों मजदूरों की दिक्कतें और विदेश नीति की खामियां पर अपनी बात रखना चाहता हूं और आपके सामने ये दिखाना चाहता हूं कि कितना समय इन्होंने देश के जनता के भलाई के लिए दिया और कितना समय देश के बाहर इन्होंने बिताए, ये आप सभी को मालूम है। ये सोशल जस्टिस, सबसे पहले मैं सामाजिक न्याय पर बात रखूंगा। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय के ताने बाने को कमजोर किया है। किया या नहीं किया है, तो उनके संवैधानिक हक हकूक पर चोट पहुंचाई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण पर बहुत बातें हुई, पर सच ये है महिलाएं बीजेपी के लिए केवल वोट बैंक बन के रही है। अगर मोदी जी वाकया महिलाओं का नेतृत्व को आगे लाना चाहते हैं, तो वे सबसे पहले महिला आरक्षण एसीटी तुरंत लागू करके इस पर कंडीशन नहीं लगाते। अगर आपको उनके बारे में उनको शक्ति देना है, एम्पावरमेंट करना है, तो आप ये बिल पास करके उसको लागू कर सकते हैं। अरे आप कहते हो एक, करते हो एक, तो इसीलिए ये कंडीशन लागू नहीं करते। इससे जनगणना के नाम पर आपने किया, इसको आगे ढकला। आज से 100 साल पहले जब महिलाओं को वोट का अधिकार भी नहीं था और हमारे देश में भी 78 साल तक वोटिंग का अधिकार महिलाओं को नहीं था, तब कांग्रेस ने अपने पार्टी के नेता सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया है। आपके पास कोई एग्जाम्पल आज भी नहीं है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के भी 60 साल पूरे हो गए। इनके जैसी कई महान महिलाएं सशक्तिकरण की मिसाल बनी। बीजेपी ने अब तक
किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया है। आरएसएस ने 100 साल में किसी महिला को अपना नेतृत्व नहीं सौंपा है। जातिगत जनगणना को मोदी जी और संघ परिवार ने पहले लगातार खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे में असहमति जताई। जब विपक्ष ने लंबा आंदोलन किया तो मजबूरी में सरकार को मानना पड़ा और घुटने टेकने पड़े, तब ये आगे शुरू हुआ। सर, लेकिन ये काम कैसे पूरा होगा, इसका अब तक कोई रोड मैप नहीं है। न विपक्षी दलों से सलाह ली, न विशेषज्ञों से बात हुई और न ही राज्य सरकारों से कोई परामर्श किया गया। सभापति जी, देश में कमजोर तबकों का, खास तौर पर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। सभापति जी, कांग्रेस की सरकारों में एससी एसटी समुदाय के आर्थिक विकास के लिए कई कदम उठे। एससी एसटी सब प्लान बना, एससी एसटी का सब प्लान बना था, लेकिन मोदी सरकार ने कई योजनाओं को कमजोर करके वो खत्म कर दिया। अब केंद्र सरकार की योजनाओं में जो धन आवंटित होता है वो कम होता है और उसे भी सरकार खर्च नहीं कर पाती है, और मैं उसके 2-3 उदाहरण आपके सामने देता हूं। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, नाम अच्छे रखते हैं कि लोगों को नाम अच्छा लगे, वो भी खास करके हिंदी में वो नाम रखने से नड्डा साहब भी खुश होते हैं, क्योंकि उनके पास तो वो हिंदी अच्छी बोली जाती है और वो भी शायद नाम अच्छा काम खराब, ये चलो। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसमें 41.59 का अंडर यूटिलाइजेशन है। ये मेरे नहीं, उनके इकोनॉमिक्स में। और इतना पैसा आपने अंडर यूटिलाइज किए, क्या भलाई आप करने वाले हैं? खूब बोलते हो खूब, लेकिन काम नहीं करते। सर, प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप में क्या हुआ? 31.51% का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 5.660, यानी कम से कम 6,360 करोड़ में आपने कम से कम 40-50 करोड़ रुपए की कमी की और अंडर यूटिलाइजेशन हुआ उसका। इसका जिम्मेदार कौन है? बातें बहुत बोलते हैं, ये आंकड़े बताते हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं, आप जो देते हैं उन्हीं आंकड़ों को लेकर मैं बात यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सभापति, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़े आप लोग छिपाते रहते हो। अगर आपके आंकड़े आप देखेंगे सोशल जस्टिस के डिपार्टमेंट से हो या क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से हो, अगर आप मंगाएंगे आपको मालूम होता आंकड़े बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। सबको पता है कि हर अपराध दर्ज नहीं होता। डर, दबाव और व्यवस्था की नाकामी के कारण असंख्य मामले कभी सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि गांव में डरते हैं लोग, जो ये केस अगर रजिस्टर हुआ हमको गांव में रहने देते या नहीं। ये मुश्किल से अत्याचार भी अगर होता है, अपने मर्यादा को डर के महिलाएं और एससी एसटी उनको सपोर्ट नहीं रहने की वजह से वो डर के
वो भी लोग पुलिस तक नहीं हर घटना रिपोर्ट नहीं होती। इस कारण जातिगत हिंसा करने वालों की करने वालों का और उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। सर, आजादी के बाद हमारे सामने दो सबसे बड़े लक्ष्य थे। समान न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था खड़ी करना और देश को एक संसदीय लोकतंत्र बनाना। आपने 11 सालों में दोनों पर बुलडोजर लगाए और आपकी सोच में संविधान नीचे और मनुस्मृति ऊपर। पिछले सालों में सरकार संविधान के 4 स्तंभों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर चोट आपने लगा दी और ये आप कर रहे हैं और संविधान को खत्म करने की आपकी योजना है। ये इस दिन में आपको मैं सामने रख रहा हूं। मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन और लैंड एक्विजिशन एक्ट जैसे कानूनों को भारतीय संविधान में निहित डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ये राइट बेस्ड थे सब, चाहे मनरेगा हो, फूड सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये सब हमने बनाया।